और देखिए बहुत एक्सप्लोसिव खुलासे हैं, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अब तक क्या क्या मिला है आपको जल्दी से बता देते हैं। पहली बड़ी बात, अमोनियम नाइट्रेट जो कि आईडी इसमें प्रमुख सामग्री होती है। दूसरा, फ्यूल का इस्तेमाल भी किया गया धमाके में। धमाके का बूस्टर एजेंट होता है डेटोनेटर, टाइम आधारित रिमोट ट्रिगर एजेंट होता है कि रिमोट कंट्रोल से अचानक से धमाका किया गया। पैटर्न क्या है, देखिए ब्लास्ट का पैटर्न बिल्कुल अलग है। इससे पहले दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उससे अलग पैटर्न था ये ब्लास्ट का। ना कोई शॉकवेव, ना आसपास की दीवारों में कोई दरारें पड़ी। विस्फोटक कॉम्पैक्ट रूप में रखा गया हो सकता है, जो कि कार में रखा गया हो। अब तक के हमले जैसा पैटर्न नहीं है ये, जैसा दिल्ली में हमले हुए 14 साल पहले भी अटैक हुआ था। सामान्य आईडी या आतंकी हमलों में स्प्लिंटर्स का इस्तेमाल होता है। सामान्य विस्फोट अगर होता है तो स्प्लिंटर्स होते हैं, लेकिन इसमें नहीं थे। बॉल बेयरिंग या फिर कीले। ब्लास्ट के बाद मौके पर गड्ढे नहीं हुए। तेज धमाके में जमीन में क्रेटर नहीं हुआ, गड्ढा नहीं हुआ। विस्फोट सतह पर सीमित दबाव से हुआ होगा। घायलों के शरीर में कील तार नहीं चुभे। बॉडी से कील तार मिलने के सबूत, और ब्लास्ट से किसी का शरीर काला नहीं हुआ। शायद हाई टेम्परेचर मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक नहीं। ये सब आपको हम बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। और दिल्ली ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव खुलासा एक और कि धमाके से पहले अलग कैसे है, यानी ये धमाका कैसे अलग है। सिग्नेचर पैटर्न देखिए क्या था अब तक, किसी आतंकी के आईडी हमले से मेल नहीं खाता है। ये पहली बड़ी बात जो कि जांच में खुलकर निकलकर सामने आई। दूसरी बड़ी बात, टारगेट लक्ष्य सीमित रहा, क्योंकि आईडी हमले का प्रभाव इससे बड़ा होता है जब आईडी के जरिए हमला किया जाता है। तीसरी बड़ी बात, धमाके से जो सामग्री मिली है, पहले के किसी हमले में ऐसी सामग्री दर्ज नहीं हुई है, इसीलिए पैटर्न कह रहे हैं अलग है। चौथी बड़ी बात, टेस्ट ब्लास्ट या फिर ट्रायल एक्सपेरिमेंट। मकसद सुरक्षा तंत्र का रिएक्शन जांचना हो कि क्या रिएक्ट करते हैं, जो सुरक्षा तंत्र पूरा सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करता है। टेस्ट ब्लास्ट या फिर ट्रायल एक्सपेरिमेंट। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वी के दत्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एंटी टेररिज्म एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव देसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर। सबसे पहले दत्ता सर आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जिस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ है, जैसा कि हम बता रहे थे डिटेल में अपने इंफॉर्मेशन में, कि क्या ये ट्रायल एक्सपेरिमेंट के तौर पर, इससे पहले जो धमाके हुए दिल्ली में वहाँ पर ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिला जो अब देखने को मिला है। किसी भी तरह से कोई शॉक ट्रेमर्स नहीं देखने को मिले, कहीं गड्ढे नहीं हुए, क्रेटर नहीं हुए। ये अलग तरह का धमाका था। दत्ता सर देखिए, ऐसा है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हाई एक्सप्लोजिव में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है। अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली एक फर्टिलाइज़र है, और इसके अंदर जो नाइट्रेट का कंटेंट है वही एक्सप्लोजिव के अंदर मदद करता है। अमोनिया बाय इटसेल्फ एक्सप्लोजिव नहीं बनता है, तो अमोनियम नाइट्रेट को एक मीडियम देना पड़ता है, जिसको होमोजेनिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आप डीजल का इस्तेमाल या डिल्यूटेड मोबिल का इस्तेमाल करके उसको एक तरह से जैसे मिक्सचर बनाया जाता है। और वो मिक्सचर बना लेने के बाद, अगर मान लीजिए हम एक 10 किलो का हम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको कम से कम 250 ग्राम एक्चुअल एक्सप्लोजिव, जिसको बोलते हैं हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव, या प्लास्टिक एक्सप्लोजिव हो, या RDX हो, या जिलेटिन स्टिक हो, उसको लगाना पड़ता है बूस्टर चार्ज के लिए। और उस बूस्टर चार्ज को चलाने के लिए आपको डेटोनेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस हुआ, अमोनियम नाइट्रेट को पहले मिक्स किया जाता है एक किसी मीडियम में, उसको ब्लास्ट करने के लिए आपको हाई एक्सप्लोजिव चाहिए, जो तकरीबन उसका 1/10 कम से कम होना चाहिए, और उसको लिए डेटोनेशन वेव चाहिए, क्योंकि आग लगने से वो धमाका नहीं करता है। तो ये प्रतिक्रिया जब हो जाती है, उसके बाद वो ब्लास्ट करता है, और वो फिर 10 किलो एक्सप्लोजिव का ही ब्लास्ट करेगा। अगर वो 100 किलो है तो 100 किलो ही एक्सप्लोजिव के बराबर का धमाका करेगा वो। तो ये जो कल कार्रवाई हुई है, जो इतनी बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, पहली बात तो अमोनियम नाइट्रेट का सेल रिस्ट्रिक्टेड है पूरे कंट्री के अंदर। और जो हमारे यूरिया बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि नाइट्रेट मिक्स नहीं करेंगे, अमोनिया अलग रखेंगे, अमोनिया की खाद। ये फिर 2900 kg का जो अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से लेके आए, पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ से प्रोक्योर किया उन्होंने इतनी बड़ी तादाद। उसके बाद ये जो कल घटना घटी है, अमूमन अगर इसके अंदर उसने कोई टाइमर लगाया हो, इसने गाड़ी में रखा, अगर मैं वो उग्रवादी हूँ, मैं गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करूँगा 40-50 लीटर,
उसकी सीएनजी गैस का टैंक फुल करूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं हाई एक्सप्लोसिव रखूंगा। बहुत बड़ी बात आपने बताई, बहुत बड़ा लीड है ये कि अगर अमोनियम नाइट्रेट को प्रोसेस किया गया है तो क्या इसी यूनिवर्सिटी के लैब में किया गया, क्योंकि जांच चल रही है। बहुत बड़ी जानकारी भी है। और मैं आऊंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। जल्द से जल्द अब एनआईए को रिपोर्ट सौंपनी होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बारे में थोड़ी देर में गृह मंत्री की एक और अहम बैठक होने वाली है। रजनीश और ज्यादा जानकारी बता रहे हैं। रजनीश, 2008 के हमलों के बाद एनआईए का गठन हुआ और उसके बाद अब ये वाली जांच भी एनआईए को सौंपी गई है। जल्द से जल्द इस रिपोर्ट की मांग होगी। कुछ ही देर में एक बैठक भी होने वाली है गृह मंत्री की। बिल्कुल, देखिए दिन की ये दूसरी बड़ी बैठक है, अहम बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंच चुके हैं। और सुबह हमने देखा था जिस तरीके से तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके प्रमुख बैठक में बुलाए गए थे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बुलाए गए थे, तो अभी भी तमाम जो आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे बैठक के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत सारे अधिकारी पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से खबरें सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, एनआईए अब इस पूरे घटना का इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक्ट ऑफ टेरर है, ये आतंकवादी घटना थी। सरकार आधिकारिक तौर पर इसकी जो इसका नोटिफिकेशन है एनआईए इन्वेस्टिगेशन का वो भी जारी करेगी। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है और कल से लेकर अभी तक गृह मंत्री जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, लगातार वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो जो इंफॉर्मेशन एजेंसियों को मिले हैं उसकी वो जानकारी ले रहे हैं, तो सीधे सीधे समझा जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले में बहुत गंभीर है। और यही वजह है कि 11 बजे की बैठक के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक आधिकारिक बयान सरकार की ओर से सामने आएगा और इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें अभी जनता को नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें जिस पर अभी परत बाकी है, उस पर से भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पर्दा उठ सकता है। बिल्कुल बड़ी बात है रजनीश की औपचारिक तौर पर ये डिटेल सामने निकल पाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब ये दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है जिसकी जानकारी रजनीश दे रहे थे। बने रहिए रजनीश, आप हमारे साथ, आऊंगे आपके पास दोबारा। एक और बड़ी खबर है, फरीदाबाद में आज फिर विस्फोटक बरामद हुआ है। सेक्टर 56 से बरामद हुआ है भारी विस्फोटक। आज फिर किराए के मकान में विस्फोटक सामग्री मिली है। बल्लभगढ़ में रहता है मकान मालिक और पिछले 2 दिनों में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जो कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है, मुजम्मिल के ठिकानों से विस्फोटक बरामद किया गया है। अब कई सवाल हैं जो इस ब्लास्ट के बाद खड़े होते हैं। क्या ये कंट्रोल्ड आईडी या फिर केमिकल विस्फोटक का परीक्षण था? क्या अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल डेटोनेटर से लो इंटेंसिटी रखा गया? क्या ये जैश जैसे आतंकी संगठन का ट्रायल रन मॉड्यूल था? क्या ये जैश का ही मॉड्यूल था? क्या विस्फोटक को अल फलाह यूनिवर्सिटी के लैब में तैयार किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कुलकर्णी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर इन सवालों का आप जवाब देने की कोशिश करें तो क्या वाकई ये कनेक्शन मिलता है कि यही थ्योरी पर काम किया गया हो, आतंकी मॉड्यूलों के जरिए, या फरीदाबाद मॉड्यूल हो, या फिर लो इंटेंसिटी जानबूझ के रखा गया हो ताकि डराने की कोशिश हो, या फिर प्लान कुछ और था, हो कुछ और गया? निधि, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सोचने की बात है, अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊं, यहाँ पे 2900 किलो अपने को एमोनिया नाइट्रेट मिला, जिसका जनरल दत्ता साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से उसको बोलते हैं ANFO, यानी कि एमोनिया नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के साथ मिल करके उसको डेटोनेट किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपका ध्यान ले जाऊँ 2020 जिसमें बेरूट में जो धमाका हुआ था, उसमें 2950 टन जो इस्तेमाल किया गया, जो शिपयार्ड में था बेरूट के, जिसमें 3 लाख लोग बेघर हुए। ये शॉकवेव में जाता है इसका, इसीलिए आप जैसे बता रही हैं स्प्लिंटर्स नहीं हुए, ये शॉक वेव में जाता है। और उस शॉक वेव के कारण ये जो जितना नुकसान हुआ, जो गाड़ियों को आग लगी, बाकी बस को आग लगी, अपने कार्स में या फिर ई स्कूटर्स में या 3 व्हीलर्स में ये जो आग लगी और लोग मारे गए, यही कारण था। और ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है इसको बनाना। इसलिए आज भी देश के अंदर जब 45% से ज़्यादा इसमें एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है, तो जैसे बता रहे थे दत्ता साहब, एमोनिया और नाइट्रेट को अलग अलग, ये फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल हम खाना बना अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम इस तरीके से उसका विध्वंसक इस्तेमाल जो हम कहते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एमोनिया नाइट्रेट जैसे आप पूछ रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में
जी। पिछले 7 साल से ये तीनों लोग, जिसमें लेडी डॉक्टर शामिल, वो हैं वहाँ पर। ये दर्शाता है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी एक शक के दायरे में आता है। उनके लेबॉरेटरी में इस तरह के टेस्ट किए जा रहे थे। यही नहीं, गुजरात में भी जो डॉक्टर जिसने चीन में अपना MBBS किया, वो भी पॉइजन जो है वो कैस्टर ऑयल से निकालने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा सा मॉड्यूल काम कर रहा था हिंदुस्तान में। उम्मीद करता हूँ अब इसके बाद NIA की जो जानकारी से पता चलेगा कहाँ कहाँ पे ये लोग हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह का। बिल्कुल कुलकर्णी सर, एक तरफ तो जो स्टाफ मेंबर्स हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के, वो भी जांच के दायरे में होंगे। वहाँ का लैब, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का पूरा यूनिवर्सिटी का जो कार्यालय है वो भी, ये सब जांच का विषय है जहाँ पर टीम पहुंची हुई है।